स्टार्ट करने जा रहे हैं P5। तो ये आज हमने ईयर खोला है 2022 अक्टूबर नवंबर का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये डिकम्पोजिशन का लग रहा है। डिकम्पोजिशन का लग रहा है। ये डिकम्पोजिशन का लग रहा है। 2022 है, अक्टूबर नवंबर है। 52 है। दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, गौर से देखें। और ये 30 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। ये 30 मार्क्स का पेपर है, ये लिखा देखिए इधर 30 मार्क्स। और ये 2022 अक्टूबर नवंबर का पेपर है। ड्यूरेशन इसका 1 आवर 15 मिनट, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि एक ईयर इसको निपटा दें या कम से कम इतना कर दें कि हो जाए। ये कह रहा है ए एग सर शेल्स ये कंटेन क्या अ है? हाई 2022 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 52, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो अंडे के छिलके हैं ना, तो एग शेल्स कंटेन अ हाई परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट होता है अंडे के छिलकों में। A student wants to find out what percentage of an egg shell is calcium कार्ब कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालना चाहता है कि एक अंडे में कितने हैं, ठीक है। उसने क्या किया, एग लिया, उसको डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह से उसको रिंस कर लिया। उसके बाद उसने अंडे के छिलकों को ओवन में रख के कुछ मिनट के लिए गर्म कर लिया और उसके बाद ड्राई किया होगा। ड्राई करने के बाद ओवन में ड्राई किया होगा उसने। उसके बाद उसको पाउडर के शेप में ले आया। उसके बाद इसने क्या किया, 2 ग्राम शेल पाउडर लिया और उसको कोनिकल फ्लास्क में डाला और उसका मास निकाल लिया। यानी ये बैलेंस है। बैलेंस के ऊपर इसने रखा कोनिकल फ्लास्क और 2 ग्राम इसने एग शेल पाउडर डाल दिया। एग शेल पाउडर जैसे 2 ग्राम लिखा हुआ आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपने HCl लिया, इसकी कंसंट्रेशन कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर दिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये लिया और इसके अंदर आपने HCl डाल दिया और 2 दिन के लिए छोड़ दिया आपने। जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो सकता था हो जाए। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गई होगी, कैल्शियम क्लोराइड बचा होगा। कैल्शियम क्लोराइड से आप कैल्शियम के मोल निकाल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से आप निकाल लेंगे कि एक अंडे के अंदर कितना जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट था। उसके बाद आगे कह रहा है फिल्टर कर लीजिए। उसके बाद उसको रिंस कर लीजिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और डिस्टिल वाटर डाल दीजिए, उसको मेकअप कर लीजिए। 2 दिन के बाद आइए। जाहिर सी बात है वो HCl बचा होगा और क्या बचा होगा। अगर कोई चीज एसिड बेस वाली कोई चीज होगी तो वो HCl ही बचा होगा और क्या बचा होगा। फिल्टर कर ले कंटेंट को विद एनी रिंसिंग इनटू अ 250 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, टॉप ऑफ द मार्क एसिड आ जाएगा आपके पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट कराना चाहिए इसे। जी हाँ, वो यही कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करा लीजिए। तो रिमेनिंग जो है वो एसिड आ जाएगा आपके पास। ऐसी टाइट्रेशन को हम बैक टाइट्रेशन कहते हैं।
दोबारा सुनिए, कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क में छिलके डाले 2 ग्राम। अब 2 ग्राम पता नहीं कितना अंडे से आया होगा, उसको पता नहीं। बहरहाल उसको बाद उसने जो है ना वो अ, उसको एसिड डाला, 2 दिन के लिए छोड़ दिया। 2 दिन के बाद उसने उसको फिल्टर किया, तो पाउडर डाला हुआ था उसको, और पानी जितना भी था वो उसको एक फ्लास्क में जमा किया। उसको 100 CM³ की जो है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, मेकअप कर दिया 250 की, और जो है वो उसको फिर टाइटेट कर दिया NaOH से। चलिए पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट कुड कंफर्म एग शेल इज कंप्लीटली ड्राई इन स्टेप 2। बताइए स्टेप 2 में उसने आपको देखें ऊपर कार्बन, ये देखें स्टेप 2 के अंदर इसने बार बार ओवन में डाला था अंटिल ड्राई। अंटिल ड्राई, जाहिर सी बात है उसने पहले, जाहिर सी बात है यहाँ से डिस्टिल वाटर से धोया है तो गीला होगा। गर्म हाथ लगा नहीं, हाथ लाके तो कहीं टेक्निकल तो कोई चीज नहीं है ना, तो हो सकता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ हुआ। आप एक काम करें, उसको गर्म करें, ओवन में रखा, मास निकालें, फिर गर्म करें, मास निकालें, अंटिल यू ऑब्टेन कांस्टेंट मास। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ओ प्लेस, सर ये हाथ वाली बात नहीं लिख सकते। नहीं 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 लिख सकते, केमिकल हम साइंटिफिक काम कर रहे हैं ना। प्लेस इट इन ओवन एंड वे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन until obtain constant mass, constant mass। अब आगे ये कह रहा है, 1 नंबर का सवाल, स्टेट व्हाई द एगशेल इज मेड इनटू पाउडर। पाउडर से सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन बढ़ गया। डिसॉल्व तो हो जाए ताकि रिएक्शन सही से हो जाए, हाँ सरफेस एरिया नहीं, कम हो जाएगा। हाँ, नहीं, सरफेस एरिया तो बढ़ा दिया ना, बारीक करने से तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, अब जो एसिड है उसको ज्यादा पाउडर मिलेगा, ज्यादा रिएक्शन साइट्स अवेलेबल होंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो पाउडर हैज more surface area, powder has more surface area, powder has more surface area, more reaction sites are available, sites are available, more reaction sites are available, rate of reaction increases, rate of reaction increases। ये भी 1 नंबर का सवाल है। सजेस्ट व्हाई द सोल्यूशन इज लेफ्ट फॉर 2 days इन स्टेप 6 बिफोर बीइंग यूज्ड। बताए 2 दिन के लिए क्या क्यों कर रखा? बताए 2 दिन के लिए क्यों छोड़ दिया था उसने? मैक्सिमम ताकि रिएक्शन मतलब हो जाए। मैक्सिमम, बिल्कुल, टू इंश्योर कंप्लीट रिएक्शन, टू इंश्योर कंप्लीट reaction between calcium carbonate and HCl, and HCl, to ensure complete reaction between calcium carbonate and HCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि भाई ये टाइट्रेशन का रिजल्ट है। अब कोई भी स्टूडेंट एक कैलकुलेटर ले ले और मुझे बताए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 16.55 ही आएगा। बताएं, 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 15.30।
16.30। अब इसको माइनस करेंगे तो 16.00, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20, 16.20। ठीक है जी, ये चार 1 रीडिंग और आ 2 गई का आपके निकाल पास। लेंगे। अच्छा, अब यहाँ टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। अब आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सारी का निकाल लेंगे। तो बेस्ट टाइटर ये रहा, बेस्ट टाइटर ये दो रहे। तो 16.30 प्लस 16.20 डिवाइडेड बाय 2, 16.25। 16.25। 16.25 आपके पास मेन टाइटर आ गया। अब अगली चीज है, कैलकुलेट द सर अमाउंट इन ईयर मोल बता दो। ऑफ, ईयर 2022 है ना, अक्टूबर नवंबर, वेरिएंट 52। अगला कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ अनरिएक्टेड HCl इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन स्टेप 7। स्टेप 7 में जो आपने यूज किया है, आइए स्टेप 7 देखते हैं क्या था। सर ये इन्होंने ये ब्यूरेट में क्या डाला था? वो तो डाइल्यूशन वाली डाल दीजिए ना, देखें, इनटू कोरिक ग्लास एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ, इसने ये डाला था। अच्छा जी, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई आप स्टेप 7 में क्या होता है, फिल्टर द कंटेंट इन द कोनिकल फ्लास्क विद एनी रिंसिंग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया था इसने, 1 मोल पर DM³ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। और ये देखें, ये रहा, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। और इसका वॉल्यूम हमने निकाला था 16.25। तो आइए इसके मोल निकालते हैं पहले। तो पहला आएगा स्टेप 1, मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH। तो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। तो कंसंट्रेशन इज 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 16.25 डिवाइडेड बाय 1000। बोले क्या आएगा? 0.1625। 0.01625 मोल ऑफ NaOH। जीरो पॉइंट जीरो 1625 मोल ऑफ NaOH। अच्छा, अब अगर आप इसे गौर से समझेंगे तो बात समझ आएगी ना। अच्छा, अब क्या हुआ होगा, इतने ही मोल HCl के रिएक्ट किए होंगे, जाहिर सी बात है NaOH से। ठीक है, आप दोबारा अगर सवाल पढ़ लें तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ अनरिएक्टेड HCl। कितने अनरिएक्टेड हुए? सर पहले जाहिर मुझे बताएंगे ब्यूरेट में मैंने जा- क्या जा- डाला था? ये थे NaOH। देखो मेरी बात सुनो, पहले आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला, फिर HCl डाल दिया। जो बचा हो, जो एसिड रिएक्ट कर गया होगा कैल्शियम कार्बोनेट से, वो खत्म हो गया होगा। जो बचा होगा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल इतने हैं, तो रिमेनिंग HCl के मोल कितने होंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेना टोटल मोल्स में से। क्यों मोल कर लें, यही यही लिख लेंगे ना, यही रिमेनिंग हुए। रिमेनिंग मोल ऑफ HCl इन एग शेल फ्लास्क। इतनों ने इन दो रिएक्ट किया होगा ना यार। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो कितना निकाला आपने? 25 cm क्यूब में 0.01625 मोल है। तो बताएं 250 में कितने होंगे? टाइम्स 10 कितना हो जाता है देखें? 0.1625 0.1625 मोल। इतने मोल बचे होंगे भाई अनरिएक्टेड। तभी सर हमारे जीरो मिडिल पॉइंट वन सिक्स टू फाइव हाँ, उसको 25 में इतने, तो 0.1625। दोबारा देखें, आप इधर देखें सवाल को, अगर आप तक रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ये देखें, ये 250 में मेकअप किया था इसने, इसमें से 25 निकाला था, तो जो टाइट्रेशन हुई है वो 25 में हुई है। तो 25 में इतने मोल, तो 250 में कितने मोल, ये निकाला है आपने। बोले बात समझ आ गई तो आगे बढ़े। टाइम कम है, मुकाबला सर ज्यादा सख्त है। अनरिएक्टेड नहीं निकालेंगे तो हमने रिएक्टेड निकाले। नहीं, हमने कब रिएक्टेड निकाला है? रिएक्टेड तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके खत्म हो गए। आपने तो सबसे पहले फ्लास्क के अंदर HCl ही डाला था ना। ये देखें, अंडे लेकिन सर अंडे में HCl डाला। अगर सुने, पहले मेरी बात सुन ले। ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, बाकी HCl रिमेनिंग है। जो रिमेनिंग HCl है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने ये लिखा कि भाई NaOH के मोल इतने आ गए, कितने आ गए? 0.01625। तो जाहिर सी बात है 0.1625 है, तो एसिड के भी इतने ही मोल होंगे, 1:1 का रेशियो है। तो अगर एसिड के इतने मोल 25 में है, तो 250 में कितने होंगे? निकाल लिया आपने। अब पूछे, जिसने जो पूछना पूछे। मेरी कोशिश ये है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन करा दूं। 8 बजे मेरी क्लास है दूसरी। अगर आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें यहीं पे। नहीं पूछना, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ एसिड। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है भाई। सबसे पहले आपने निकालना होगा, सबसे पहले आपने निकालना होगा कि कितने HCl के मोल हैं जो रिएक्ट करे हैं। सबसे पहले आपने निकालना होगा कितने मोल HCl के हैं जो रिएक्ट करे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। आइए पहले निकालेंगे कितने मोल हैं जो रिएक्ट किए, उसके बाद निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ने कितने रिएक्ट किए, उसके बाद निकालेंगे मास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ, उसके बाद हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट। आइए हम पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ये आ जाएगा स्टेप 1, फिर आ जाएगा स्टेप 2, फिर आ जाएगा स्टेप 3, फिर आ जाएगा स्टेप 4। ये आ गया स्टेप 1, ये आ गया स्टेप 1, ये आ जाएगा स्टेप 2, फिर आ जाएगा स्टेप 3, ये आ जाएगा स्टेप 4। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में निकालेंगे रिएक्टेड मास ऑफ HCl या रिएक्टेड मोल ऑफ HCl। रिएक्टेड मोल ऑफ HCl। फिर निकालेंगे रिएक्टेड मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर निकालेंगे रिएक्टेड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
फिर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए स्टार्ट करते वन बाय वन। आपको मालूम है कि टोटल आपने निकालना पड़ेगा, टोटल मोल कितने थे, टोटल मोल कितने थे HCl के, पहले ये देखते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो इसने कितना HCl डाला था, ये लिखा हुआ है स्टेप 5 में, कंसंट्रेशन दी हुई है, वॉल्यूम 100 दिया हुआ है, तो मोल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। 0.2. ये कौन सा स्टेप था, ये था स्टेप 5। आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूं स्टेप 5। तो कंसंट्रेशन दी हुई थी आपको, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी, अगर आपके पास पेपर है खुला हुआ है तो देख लें, 1 थी, 2 थी, 2 थी मेरे ख्याल Sir, में, चेक 100 करिए। थी. Sorry, 2. 1 2 थी. टू हाँ 2 2 थी थी और और वॉल्यूम 100 था. 100 था, 1000 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता देना यार। 0.2. 0.2 आ जाएगा, 0.2 मोल। 0.2. जी सर, तो 0.2. टोटल HCl मोल इज इक्वल टू 0.2 मोल। तो बताइए ऊपर कितने रिएक्ट किए थे, देखें कितने रिमेनिंग थे, 0.1625। तो रिएक्टेड इज इक्वल टू टोटल माइनस रिमेनिंग। तो टोटल है आपके पास 0.2, रिमेनिंग आपने ऊपर निकाला था 0.1625, वो तो NaOH के थे, 0.1625। बताइए कितने आया, कितना आया, बोले कितना आया, 0.0375. 0.0375 मोल ऑफ reacted HCl with कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने HCl और उसकी इक्वेशन लिखनी है, यहां लिखेंगे HCl, 2HCl रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, तो रेशियो है 2:1 का, तो HCl है 0.0375, कैल्शियम कार्बोनेट है X। बताइए कितना आ जाएगा, 0.01875. 0.01875 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड। अब अगला है रिएक्टेड मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्टेड मास में कैसे निकालेंगे, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मिस्टर मोल, मिस्टर मोल से लगा लेंगे भाई। MR कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जहां तक मुझे याद पड़ता है 100 होता है, मोल कितने हैं 0.01875, बोले कितना आ जाएगा, 1.875 Yes, sir. ग्राम आ गया। बोले यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ओ भाई यहां जी तक सर. आप परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100।
मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आया 1.875। टोटल मास शुरू में लिखा था, उसको चेक करते हैं, स्टेप पता नहीं कौन सा था। कितना मास था टोटल उसका? 2 ग्राम 2.136 2.136 कहाँ लिखा है ये तो बता दो। सर, ये दूसरे पेपर पेज के पहले लाइन। दूसरे पेज की पहली लाइन पे ये लिखा हुआ 2.136, बिल्कुल सही है। तो कितना था? 2.136। बताएं जरा क्या आएगा आंसर? 87.8%। 87.8%। तो आंसर आ गया 87.8%। अब अगर किसी ने कैलकुलेशन में मुझे कुछ गलत वैल्यू बताई है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तकरीबन 87.8% ही आएगा आंसर। चलिए, अब ये पूछ रहा है, इसे कहते हैं बैक टाइट्रेशन। याद रखिएगा, मैं होता तो इसका टॉपिकल पास पेपर बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैं लिखता बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन से क्या मतलब होता है? जिसमें रिएक्टेड और अनरिएक्टेड निकाला जाए, वो बैक टाइट्रेशन कहलाती है। अच्छा जी, अगला है सवाल। बताइए भाई, बच्चों वाली बात है, 25 cm किससे निकालते हैं, मेजर करते हैं, बोले? पिपेट। पिपेट। तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। सर आपने जब क्वेश्चन करवाया था ये मत दिखाएगा। 1 मिनट लकी, ये लो। ठीक है जी मैं अभी अगली क्लास में जब तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो फैसला कर लेंगे P5 का क्या करना है। P5 के पास पेपर चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, तो फिर हम ऐसे क्या करेंगे, क्लास लेंगे। तुमने यहाँ से हार्ड कॉपी खोली अपनी, और मैंने चाहे क्लास में चाहे ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तुमने वहीं पे छापना शुरू किया डायरेक्ट। वरना सारी जिंदगी चीजें पड़ी रहेंगी, तुमने इस्तेमाल कभी करनी ही नहीं है। और एग्जाम से पहले 5-6 पेपर कर लेने बस। चलिए, अभी कह रहे हैं स्टेप 4 में अ कॉनिकल फ्लास्क इस वे यूजिंग अ बैलेंस एक्यूरेट टू 3 dp। ओ भाई 3 dp पे यूज कर रहा है, ये याद रख लेना। क्या कह रहा है ये? 3 dp। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो 3 dp का में एरर कितना होता है? मैंने बड़ी अच्छी DI बताई थी 3 dp एरर, तुम्हें याद है? मास्किंग पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाते हैं? सर 3 0 लगा रहे हैं ना जी, जितना एरर जितने DP तक उतने पॉइंट के बाद जीरो। तो 3 dp एरर का मतलब ये होता है। अच्छा, एक्शेल कॉनिकल फ्लास्क एंड मास इंक्रीज बाय, तो इंक्रीज मास आ गया 2.136। तो भाई फॉर्मूला करना क्या है? परसेंटेज एरर। याद रख लेना, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर, हमेशा याद रख लेना, मास में दो रीडिंग ली जाती हैं। एरर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तुमको याद हो तो मैंने लैब में ऐसे ही कराया था भाई। एरर 2 dp का मतलब है 0.0005 मल्टीप्लाई बाय 2। दो रीडिंग ली जाती है, एक एम्प्टी बीकर की और एक दूसरा उसके अंदर मास डाल के। रीडिंग है तुम्हारी पास 2.136 मल्टीप्लाई बाय 100। बोले? बोले आंसर क्या आएगा? 0.04647 0.047 0.047। 0.047। तो 0.0 ये तो 2 dp हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। मुझे तीन, एटलीस्ट 3 या 4 तो बताएं।
तो 0.0468 468%. वन 0.0468%. चलिए अगला बताएं, स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज बाय मास. बोले. If the eggshell is इट विल not, इंक्रीज ना. क्या Increase in तो mass. परसेंटेज बाय मास इंक्रीज होगा ना. परसेंटेज ऑफ मास इंक्रीज हो जाएगा पानी के बढ़ने से. जाहिर सी बात है एरर, जाहिर सी नहीं. बात है, सही तो कह रहे हो. तो एरर ज्यादा ही आएगा ना, जाहिर सी बात है. अगर तुम अच्छा, पानी मिला हाँ, दोगे सही. तो एरर ज्यादा ही आ जाएगा. जी. ओ भाई जरा सोच समझ के बोला करो यार. सवाल समझो तो क्या कह रहा है. ये कह रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज बाय मास इफ एग शेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राइड. अगर कंप्लीटली ड्राइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मास है ये ज्यादा आ जाएगा. जब ये मास ज्यादा आ जाएगा तो ये रीडिंग ज्यादा होगी कम होगी. ज्यादा होगी ना. है कम होगी. कम होगी कम जब होगी. जब जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी ना. इन्वर्सली रिलेशन होता है. सर लेकिन ये तो ऊपर वाले का पूछ रहा है कि तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने ऊपर निकाला था तो 87.8. नहीं, आप देखें सवाल पढ़े क्या लिखा है. स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज ऑफ मास इफ द शेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राइड इन स्टेप 2. स्टेप 2 में जो आपने किया था, लेकिन एरर तो आप ऐसे ही निकालेंगे ना. एरर तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे ना. स्टेप 2 में ड्राई किया था ना आपने. ऊपर तो हमने ठीक है. कहीं पे भी परसेंटेज एरर थोड़ी निकाला है. तो हमने परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाला है. वो पूछ रहा है परसेंटेज एरर के बारे में. नहीं 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 नहीं, तुम सही कह रहे हो. ये कह रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑन द परसेंटेज बाय मास. इसकी बात कर रहा है परसेंटेज. तो ये बढ़ इसकी जाएगा ना इसकी परसेंटेज बाय मास. आइए चेक कर लेते हैं. ये टोटल मास आपने ये इसमें भी नीचे ही आ रहा है. इसमें भी इसके बढ़ाने से क्या होगा बताएं. अगर ये मास ज्यादा हुआ तो ये कम होगा ज्यादा होगा. बोले. अगर 2.136 की जगह मास आ जाए 3 तो बताएं इसका आंसर ज्यादा होगा कम होगा. कम होगा. कम हो जाएगा. तो आप लिखेंगे परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास decreases because total mass of calcium carbonate increases. बोले बात समझ में आ रही नहीं आ रही है. चलिए आगे. The student repeats the method using the same apparatus but decides to use 0.100 mole per dm cube NaOH to reduce the risk of corrosion or damage to ice. Explain how this introduces a weakness to the experimental procedure. बताइए. The student repeats the method using the same apparatus but decide to use 0.1 mole per dm cube 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH corrosion से बचने के लिए. तो बताइए क्या होगा, वीकनेस क्या होगी इसमें. बोले. सर हमें NaOH का और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा तो रीडिंग्स मसला कर सकती हैं. अच्छा अभी कंसंट्रेशन क्या कह रही है.
अभी आपने कितनी NaOH की कंसंट्रेशन ली थी? 1 मोल पर डीएम क्यूब। 1 मोल पर डीएम क्यूब ली थी, ठीक है। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब के लिए आपको कम वॉल्यूम कंप्लीटली चाहिए रिएक्ट होगा। नहीं करेगा ना। एक तो ये भी हो सकता है कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बताएं कहाँ है, कहाँ लिखा था वॉल्यूम ऑफ NaOH? अभी मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा हुआ सही है। तो ये कंसंट्रेशन है, ये 50 cm क्यूब ब्यूरेट है, 1 मोल पर डीएम क्यूब लिया था आपने, ठीक है। 1 मोल पर डीएम क्यूब लिया था। तो आप में से किसी ने सॉल्व किया हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का उसके साथ कितना था? आप बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पहले कंसंट्रेशन कितनी थी, बता सकते हैं? 1 मोल पर डीएम 1 मोल पर डीएम क्यूब। बस आप बता सकते हैं कि आप कंसंट्रेशन कितनी कह रहे हैं NaOH की? 0.1। 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा जी, पहले वॉल्यूम बता सकते हैं इसका कितना आया था? 50। नहीं नहीं, 0. 16.1 आया था शायद। 16.25 आया था। रिक्वायर्ड वॉल्यूम 16.25 था ना यार। अब बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा? C1V1, 162.5। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16.25, कंसंट्रेशन 0.1 है, V2 निकालना है। बोले जरा कितना आ जाएगा? 162.5। तो 162.5 50 cm क्यूब में बार बार भरते रहोगे, पागल हो गया? बताएं आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? वॉल्यूम ऑफ, यार एक मिनट रुकिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी मिस, मैं क्लास में, मैं आपको थोड़ी देर में बात कर लूं, ठीक है मिस? मैं आपको खुद कॉल करूंगा, मेरे ख्याल में 8 बजे तक क्लास चलेगी, मैं आपको कॉल करता हूँ मिस। ठीक ठीक है मिस, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज वॉल्यूम ऑफ NaOH required volume of NaOH is 162.5 cm cube. Which is too large for a burette of 50 cm cube. आपको मेरी बात समझ आ गई है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, या खत्म बस? जी जी सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 2 तो हम करते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, पूरा पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करें। अब ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू मेजर द रेट एट विच पोटेशियम परमैंगनेट diffuses through a permeable gel using the following method. इसने एक डिश ली है, पैट्री डिश, ठीक है। उस पैट्री डिश में
एक पेट्री डिश करने परमिएबल जेल है, बीच में केमिनोफोर डाला है। केमिनोफोर जो है ना ये बाहर एक्सपेंड करेगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा ऐसे। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बीच में होल लगाया है 0.5 सेंटीमीटर का, केमिनोफोर बीच में डाल दिया, पेट्री डिश में जेल डाला, जेल में सुराख किया, सुराख में केमिनोफोर भर दिया, अब वो डिफ्यूज होगा। आप इसका डायमीटर देखें, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पहले 0.5 था, अब 1.1 है। जरा माइनस करिएगा, 1.5 माइनस 0.5, सर 1.5 से क्यों कर रहे हैं? सॉरी 1.1, सॉरी 1.1 माइनस 0.5। 0.6। देखें, आपको समझ आ रहा है क्यों आ रहा है ये, कैसे आ रहा है ये? आप 1.7 माइनस 1.1 करें, 0.5 से नहीं करें? 0.5 से करेंगे, सॉरी, हर बार 0.5 से करेंगे। अब बताएं। यही आएगा 1. अच्छा, बाज औक़ात P5 में ऐसे ही आता है, आपको ये दे देंगे, ये टेबल तो इसने बना दिया ना आपको, अदरवाइज आपने खुद बनाना पड़ेगा। जरा ये करिएगा 4.1 माइनस 0.5, यही आ रहा है 3.6। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप इसको प्लॉट करें, तो यार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मुझे बताते रहिएगा वैल्यू। ले लिया मैंने। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे बता दिएगा जरा। पहले मैं आपको x बताऊंगा, फिर आपको y बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहले आप एक्स Zero- बताएं, मैं 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। जी बोलें। 0.5 से 0.0। अच्छा, 0.5 पे 0.0। 0.5 पे 0, ठीक है जी। तो 0.5 ये 1 है, ये 5 है, तो इसका मतलब है ये है 0.1, ये है 0.2। तो आप बोल रहे हैं 0.5, 0.5 पे कितना? 0। 0.5 पे 0, क्या ये मैंने सही लगाया है? नहीं, लेफ्ट पे होगा। 0.5 पे 0 है ना? फर्स्ट बॉक्स पे होगा। 0.5 डायमीटर, अच्छा 0. ये ऊपर होगा है, ये अब सही है। सर इसमें तो टाइम का दिया हुआ है पर। तो एक मिनट रुके, डायमीटर ऑफ द क्लर, अच्छा टाइम तो 0 है ना, सही तो लिखा है। सही है सर। 0 टाइम 0, टाइम 0 है, और डायमीटर 0.5 है। टाइम 0 है और डायमीटर कितना है? 1.1। इंक्रीज का बनाना है ना, डायमीटर जीरो से 0.5, जीरो होगा। इंक्रीज का बनाना है, इंक्रीज तो जीरो है। नहीं, डायमीटर इंक्रीज ऑफ द कलर, डायमीटर इंक्रीज, हाँ हाँ, ओहो, क्या बात है आप, सही है जी। ये 0 पे 0 आ गया, यानी इन दो का बनाना है, इनका, ये टाइम एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
ये हमें खत्म करना है हर सूरत में 8 बजे से पहले, अदरवाइज हम इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक और क्लास भी है। ये नहीं, 0 पे 0 आपने बता दिया, ठीक है। अगला कितना है, 3 पे 0, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। पहले हम ये इसको मार्क कर लेते हैं। ये 3 चाहिए हमें, फिर हमें ये 6 चाहिए, फिर हमें ये 9 चाहिए, फिर हमें ये 12 चाहिए, फिर हमें 15 चाहिए, फिर हमें 18 चाहिए, फिर हमें 21 चाहिए। पहले आएगा सर, है? 18 लेफ्ट पे। ये आपने 19 मार्क कर दिया, 19 मार्क कर दिया, 19 मार्क कर दिया, शाबाश। ये 18 आ जाएगा, शाबाश शाबाश। 21, 22, 23, 24 चेक करना है यार, बड़ा मुश्किल काम होता है ये ऑनलाइन में, तुम समझ नहीं रहे हो। ये 27 आ गया, ये 30 आ गया, ये 36 आ गया, जान छूटी। 33 भी है। 33 भी है, ओहो। 31, 32, 33, सही है। जी। चलो जी, अब 3 पे कितना आ रहा है, 0.6। 0.6। तो यार कितना अजीब बात है कि ये 0.5 है और ये 0.25 है, तो एक किसके बराबर होगा, ये 0.25 के, 05। 0.5 के बराबर एक है, नहीं ना यार। 1, 0.05 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 है ना, तो 0.2 के बराबर नहीं। 1 डिवाइड बाई 20 कितना होता है, बोलना जरा। 1 डिवाइड बाई 20 कितना होता है, 0.05। तो एक 0.05 के बराबर हुआ, ठीक है, सही है। तो 0.6 निकालना है, इसको जरा 0.6 से डिवाइड करना। 0.5 के 2 ऊपर आएगा। 0.5 के 2 ऊपर आएगा, तो 0.5 के 2 ऊपर का मतलब है यहाँ, लिखो इधर इधर, ये सही है, राइट। जी जी, सही है सही है। सही है। तो ये कितने बन रहे हैं, 5, 10, 11, 12। तो आपने करना क्या होगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 है। 0.05, नहीं आपने करना क्या होगा, एक मिनट ना, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय, एक मिनट ना, 1.05 के बराबर है, कितनी थी, 0.6 थी ना। जी। आपने करना पड़ेगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.05। आपने हर रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.05, 12 डब्बे ऊपर, ये 12 डब्बे ऊपर कर दिया। अगली रीडिंग बताइएगा क्या है, 1.2। 1.2 डिवाइडेड बाय 0.05, 24। 24, तो इसका मतलब ये हुआ 10, 20, 21, 22, 23, 24, 24 बॉक्सेस, ठीक है। पॉइंट्स क्या कर, कितना था, 1.2 था ना, जी। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.05 सही है सही है। कितना था, 24 बॉक्स, सही है ना ये। तो अगला बताना क्या है, अगला क्या है, 1.8। 1.8 डिवाइड बाय 36 0.05। अब तुम खुद कैलकुलेट करके बताते रहोगे, ठीक है। 36, तो 10, 10, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, सही है क्या, जी। ठीक है। अगला बताएं। 44 बॉक्सेस। अब 44 बॉक्सेस कितने, 12 पे, 12 पे 44 बॉक्सेस, 40, 1, 2, 3, 4, सही है ये, जी। अब ठीक हो 52 गया। बॉक्सेस। अब 52 बॉक्सेस, 15 पे
52 बॉक्सेस, ये रहा 15, 52 बॉक्सेस, ये भी सही हो गया। अगला बोलेंगे, अब 54 बॉक्सेस। अब 54 बॉक्सेस, तो ये यहाँ पे आना चाहिए नहीं, जी 54 बॉक्सेस, अब 64। अब 64, कितने पे 64 आ रहा है ये? 24 पे ना, जी 24 पे 64, ये 60 आ गया, 61, 62, 60, 64, ये आ गया 64। अगला बोले, 68। 27 पे 68 है, 27 पे 68, 68 का मतलब है ये 68। नहीं सर, 24 पे 68 है और 21 पे 64 है, ये आपने आगे मार्क किया। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, ठीक है, 24 पे 68 है, जी ये आ गया 24, 24 पे 68 तो 68 थोड़ी है ये, 64 है। ठीक है, तो 68 ये रहा, सही है। जी अबे यार 24 कहाँ गया, ये 24 था, नहीं ये 24 था, 24 पे 68, ये 68 था, जी यही है, लेकिन ये 24 नहीं है। नहीं ये 68 ही था ना, ये नहीं था 68, 24, जी यही है, यही 24 पे 68, और बोलो 21 पे था 64। 21 पे था 64, 21 पे था 64, ये रहा 64, ठीक है, और बोले 70 बॉक्सेस। कितने पे, 27 पे, जी से पहले बेटा कितना बोल रहे हो, कितना? 70। 70 तो सबसे ऊपर नहीं है, अपने इधर आ रहा है 70, ये रहा, यही है, देखो यही है, जी बिल्कुल सही है। अब 30 पे, 72। जी 30 पे 70 है, 72। 72 है, ये आ गया 72, बाकी में भी 72 है, सीधी लाइन जाएगी। अच्छा उसके एक बाद 72, उसके बाद 72। 36 पे, कोशिश की है यार ये बनाने की, ठीक है, जरा एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे सही बनाए, ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, नवा, और ये हो गया सारा। बोले बात समझ आ रही है? तो यार ये तो अब इसी तरह से बन सकता है जैसे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, देखें इसके अलावा तो मुझे कुछ इसको समझ नहीं आ रहा, इसके अलावा तो समझ नहीं आ रहा भाई, बोले बात समझ आ रही है? डबल बुरा लगेगा, ऐसा ही है ना भाई? बताइए कोई एनिमल्स दिख रहा है आपको? ये 18 पे। कितने मिनट पे लग रहा है ये? 18 वाला इसमें लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बनानी थी। भाई ये लाइन ही तो बनाई है मैंने, कौन सा कुछ और बनाया है? स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है, लाइन है ना, लाइन लाइन ही तो है ये। समीर बात समझ आ रही है?
इसको कर्व नहीं कहेंगे? इसको कर्व, ये लाइन है भाई, क्या हो गया, कर्व लाइन। ठीक है ठीक है। 18 मिनट पे ये बन गया। बता सकते हैं कि ये एनोमली क्यों आई? इसको कहाँ होना चाहिए था? देखें, इसकी एक्चुअल पोजीशन है उल्टे हाथ पे, लेकिन अगर ये उल्टे हाथ पे जाएगा तो टाइम कम हो जाएगा। टाइम तो कांस्टेंट है, इसको ऊपर होना चाहिए था। तो डायमीटर इंक्रीज ऑफ कलर्ड स्पॉट ये कब आ रहा है? इसकी 18 मिनट पे ये वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने मेजर किया है, गौर से सुनिएगा, 18 मिनट पे आपने किया है 3.2 माइनस 0.5, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? गौर से देखें, बोले इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? बोले क्या आनी चाहिए थी इसकी वैल्यू? यार इसकी वैल्यू यहां से ऊपर आनी चाहिए थी ना, एक डब्बा ऊपर। जी। कितनी वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी? 2.9 2.95 2.95 होनी चाहिए थी इसकी। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 2.95, 2.95 होनी चाहिए थी। तो इसकी वैल्यू है कितनी? 3.2 है। आपको मेरी बात नहीं, 2.7 है। ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। इसको होना चाहिए था, आपने ये रॉन्ग वैल्यू ली है, रॉन्ग वैल्यू। तो इसमें 0.5 ऐड कर दें तो आपको डायमीटर ऑफ कलर्ड स्पॉट आ जाएगा। 0.5 ऐड कर दें दोनों में। बोले ऊपर में क्या आ रहा है? बोले ऊपर क्या आएगा? बोले ना यार, 3.45। 3.45 ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? 3. 2 8 9 10 11 12 3.2। 3.20 तो 3.20 जो आया ना, देखें, ये जो डायमीटर ऑफ कलर्ड स्पॉट है वो ये है, डायमीटर ऑफ कलर्ड स्पॉट। तो बताइए, आपने कलर्ड स्पॉट का डायमीटर ज्यादा नोट किया है कि कम नोट किया है? बोलो ना यार, तुम लोग बोलोगे नहीं तो सीखोगे नोट कैसे यार? आपने कम नोट किया है, तो कम आपको नोट वो किया। आपने डायमीटर जो नोट किया है वो एक्चुअल से कम किया है। तो आप लिखेंगे measured diameter is smaller than the actual diameter of colored spot. आपने 3.45 एक्चुअल था, एक्चुअल डायमीटर 3.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, wrong measured diameter is 3.20 cm स्क्वायर। चलिए, अब क्या कह रहा है ये?
draw suitable tangent to the line at 15 मिनट। चलिए 15 मिनट पे आपने इसको बनाना है ग्रेडियंट। तो 15 मिनट कहाँ है भाई? 15 मिनट ये रहे। इस पर आपने ग्रेडियंट बनाना है, स्केल चाहिए होगा। पहले टेंजेंट खींचेंगे, ये मिल ही नहीं रहा। अब मिल गया। अब आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है इसको। क्या अभी भी नहीं मिला है? अभी भी नहीं मिला यार। सही है लेकिन चल जाएगा। चल जाएगा, लेकिन जब ये प्रिंट कराएंगे ना तो उस वक्त अजीब सा लगेगा। बे यार क्या मसला है भाई? इस पूरे वीक में मैंने P5 की क्लास लेनी है, कमिंग वीक में। ये आ गया आपके पास। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यही कहा था ना इसने। कोऑर्डिनेट चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या ग्रेडियंट निकालना है? तो ग्रेडियंट निकालना है, टेंजेंट। चलिए यार बताएं कौन से दो कोऑर्डिनेट लूं? सबसे एंड वाले लेने दोनों। सबके दो एंड वाले नहीं ले सकते ना। नहीं, सबसे एंड वाले। सबसे एंड वाले एक ये ले लें, क्या कहते हैं? सही है। और एक ये ले लेते हैं बीच में। थोड़ी सी बेईमानी कर दी, चलेगी। सही है। जरा ऑर्डर पेयर लिखाएं जरा, इसका क्या आएगा? एक्स एक्सिस का क्या आ रहा है? 20। सही है। 3.25 बताएं। 3.25। चलें दूसरे वाले का बताएं। 2.5 ये आ रहा है 2.5 पे। 2.5 पे। और वाई एक्सिस कितना आ रहा है? 1.0। तो भाई 23.25 23.25। दूसरा कौन सा है? 2.5 और 1। तो जरा ग्रेडियंट निकालें। 0.13 x2 माइनस, डायरेक्ट लिख दूं 0.13। 1 माइनस, नहीं तो हम 3.25 माइनस 1 पॉइंट, क्या कह रहे हो? सही कर रहे हैं ना? 20 माइनस 2.5। अच्छा उल्टा लिखने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमने पहले कोऑर्डिनेट, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसने ये तो नहीं लिखा था ना कि पहले y2 वाले पहले लिखो। तो भाई 0.13 आ गया। अल्लाह मालिक है, क्या था हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब ये कह रहा है एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ KMnO4 निकालो। ठीक है, डेटा फ्रॉम टेबल 2.1 कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ KMnO4 इन सेंटीमीटर पर मिनट। ये लिखा हुआ ऊपर सेंटीमीटर नीचे मिनट। हाँ भाई क्या करें? कौन सा वाला टेबल यूज करना है? जे वाला तो टेबल यूज करना है 2.1। कॉलम। हाँ 2.1। ऊपर सेंटीमीटर नीचे मिनट। ऊपर सेंटीमीटर नीचे मिनट। ठीक है,
मैंने नीचे स्क्वायर लिख दी थी यूनिट कहीं पे, ये गलत है, सेंटीमीटर है, डायमीटर है यार, एरिया थोड़ी है। बोले भाई 3.6 divided by 30. क्यों 30 किया आपने भाई, ये छपाई क्यों कर रहे हैं आप? नहीं क्योंकि सही उसके किया, बाद सही फिर सही stop किया, हो गया सही था। किया, बस बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। ये देखिए ये डायमीटर आपका 3.6 है, और आपके पास जो टाइम है वो, ये तो ये कितने पे आया भाई, क्या कर रही है? ये वाला लेंगे ना, ये वाला सही है। ये देखें ये कांस्टेंट हो गया था तब। Select appropriate data from and calculate the average rate of diffusion of KMnO4 in centimeter per inverse. तो भाई एवरेज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ KMnO4 मैक्सिमम जितना पे हुआ था तो 3.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट, 0.12. 0.12 सेंटीमीटर पर मिनट, 0.12। बताइए बताइए एक्स एक्सिस में क्या है? इधर लिखते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्या मैंने ये जुमला सही लिखा है? इंडिपेंडेंट का बोले, आपको लास्ट क्लास में मैंने यही तो कराया था। तो जो वाई एक्सिस में वो टाइम है, और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। क्या डायमीटर नहीं होगा? डायमीटर इंडिपेंडेंट है भाई, और डिपेंडेंट है। भाई आपसे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, आप अपने अपने हाथ से टाइम को बढ़ाते कम करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने अपने हाथ से थोड़ी बढ़ाया है, वो तो इंडिपेंडेंट है। जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्पॉट है ना, वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, जितना ज्यादा टाइम करेंगे उतना ज्यादा वो, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट, स्पॉट इज डिपेंडेंट। अच्छा, चले सजेस्ट हाउ द एक्सपेरिमेंट कुड बी मेड टू बी मोर रिलायबल। अबे भाई रिपीट एक करते रहो, एवरेज लेते रहो, रिपीट है। ज्यादा रीडिंग्स लें या हाँ हाँ, ज्यादा रीडिंग लें। Repeat the experiment. Repeat the experiment to get more points, more readings. आगे predict how the graph obtained by K2 for K2CR2 would differ from that obtained for. अच्छा आप KMnO4 की जगह K2CR2O7 ले, तो क्या होगा? जिसका एमआर ज्यादा होगा वो कम डिफ्यूज होगा। यार क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो इसका 294 है, मेरे ख्याल में KMnO4 का 180 होता है, लिखा है कहीं आगे पीछे? जरा गूगल करना KMnO4 का एमआर कितना होता है। हमने प्रैक्टिकल में किया तो था 256 था या 156 था? 158 आ रहा है। 158 और उसका 294 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका स्लो होगा? K2CR2. तो रेट ऑफ K2CR2? डिफ्यूजन ऑफ K2CR2O7 would be slower, तो ये स्लोअर हो गया, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा?
डायमीटर कम होगा उसका। तो डायमीटर उसका टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन डायमीटर कम होगा, तो उसके ग्रेडियंट में क्या फर्क होगा? लेस स्टीप होगा। स्टीप ज्यादा हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। नीचे। देखें देखें मेरी बात सुने, अभी ग्राफ यूं बन रहा है, ठीक है, और ग्रेडियंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये नीचे बनेगा यूं, लेट सपोज, ज्यादा ही नीचे बना दिया, ऐसे बनेगा तो स्लोप कम हो रहा है, सही जी है? सर, ये बनेगा। तो बताएं नीचे वाला बनेगा ऊपर वाला? नीचे वाला बनेगा। तो कर्व would be less inclined, होगा, लोअर ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट, ठीक है, बिकॉज rate of diffusion is, ये तो लिख चुके हैं ना मुंह पर। नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमआर लिखेंगे ना, जितना एमआर ज्यादा होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो जाता है, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमआर। 2 नंबर का सवाल हो गया पूरा पूरा, कहीं पे भी झोल आएगा नहीं इंशाल्लाह। चलिए जल्दी से बताइए इसका 2 बाय अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर सेट वन वेरिएबल व्हेन कंपेयरिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ K2Cr2O7, और सर प्रेशर भी, अच्छा बल्कि नहीं, प्रेशर तो नहीं चाहिए, वो तो गैसेस के लिए प्रेशर होगा। नहीं, हाँ वो तो गैसेस के लिए होगा। चलो शाबाश, अदर देन वेयरिंग आई प्रोटेक्शन क्या बचा है, क्या बने, क्या चीज और सेफ्टी? भाई ग्लव्स पहन ले भाई, एसिड है के वो ऊपर लिखा था ना, ऊपर इसने लिखा था ना कोरोसिव है, तो पुट ऑन ग्लव्स टू प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कोरोसिव। ऊपर लिखा था इसने K2Cr2O7 इज कोरोसिव। अच्छा, ये केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव कहलाते हैं। अगर कभी आपने देखा हो, बहुत मोटे कलर के कलरफुल होते हैं ग्लव्स। अच्छा, अब ये कह रहा है सजेस्ट टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट दिस वुड कॉस्ट, पता नहीं क्या लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं जल्दबाजी में। Another student suggests that to compare the rate of diffusion of K2Cr2, it would be easier to place solid crystal of each of these compound into the holes in petri dish. आप सोल्यूशन न डालें, आप सॉलिड डाल दें, टाइम बहुत लग जाएगा डिफ्यूज होने में। टाइम बहुत लग जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड is very slower than liquid, then solution। और क्या लिखेंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो क्या नाम है, जेल में डिसॉल्व ही ना हो, सॉलिड crystal may be insoluble
इन जेल। जेल तो आपका सोल्यूशन वो होता है ना, मिक्सचर होता है। चलिए भाई यहाँ तक खत्म हो गया। मैंने इस हफ्ते और क्लासेस लेनी है आपकी, ठीक है? कल ठीक है क्लास सर। नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। मंडे को मैं क्लास लूंगा, लेकिन मुझे एस की क्लास भी लेनी है, लेकिन मंडे को मैं क्लास लूंगा आपकी। और उसमें मैं क्या कराऊंगा, उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि टाइम नहीं होगा मेरे पास, ठीक है? चलें यहीं तक के रखते हैं, ठीक है? ठीक है चलें, सर। अल्लाह सर ये हाफिज़। भेज दीजिएगा मैं लेक्चर, भेज तो दूंगा, अभी भेज आज दूंगा। अपलोड कर दीजिएगा सर, आज के आज अपलोड कीजिएगा लेक्चर।